हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। यूपी आयुष की काउंसलिंग का ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है और कब से काउंसलिंग होगा वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑफिशियली वेबसाइट के पोर्टल पे रिलीज हो चुकी है, जो डेट है वो डिस्क्लोज हो चुका है। कब से काउंसलिंग होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग के दौरान आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या करना है, कैसे करना है। और दूसरी बात कि आप अगर अपग्रेडेशन में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता और वो कॉलेज आपको नहीं लेना है, उस कंडीशन में आपको रिजाइन कैसे करना है, कॉलेज में रिजाइन कैसे करना है, वो भी हम आपको इस प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो एकेडमिक ईयर 2024-25 से हटाकर 2025-26 कर दिया गया है। वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ पे 2025-26 का सेशन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही है, अभी कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। ऑफिशियली वेबसाइट का जो पोर्टल है वो बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है, रिफ्रेश हो चुकी है। यहाँ पर जो लास्ट अपडेट हुई है वो कल ही अपडेट हुई थी। आज यहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जल्दी इस वेबसाइट पे ब्रोशर भी आ जाएगा कि रूल्स रेगुलेशन को लेकर। सबसे पहले हम काउंसलिंग का प्रोसेस समझ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट वाइज काउंसलिंग का जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट होगा, स्टेट की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कब से कब तक रहने वाला है। सभी स्टेट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये यूपी की नहीं, सभी ऑल इंडिया की स्टेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटी शैल फॉलो द काउंसलिंग शेड्यूल ईयर 2025 टू 2026 specified by NCISM and NCH for seamless admission process given below। पहले तो ऑल इंडिया का दे रखा है इस साइड में, यहाँ पर आपका ऑल इंडिया का है। और इस साइड में आपका स्टेट की काउंसलिंग का प्रोसेस दे रखा है, कब से स्टार्ट होने वाला है। राउंड वन का जो प्रोसेस है वो आपको पता है कि 22 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और 4 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का जो टाइमिंग है वो 12 बजे 12 सितंबर तक है। इसके अलावा स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक रहेगा राउंड वन की काउंसलिंग। और 17 तारीख को आपको रिपोर्टिंग करना है। लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का, जो डेट है कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का, वो 17 तारीख है। सेकेंड राउंड का भी वैसे दे रखा है, यहाँ पर 26 से स्टार्ट होगा और 8 अक्टूबर तक चलेगा। और 10 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। इसके अलावा राउंड थ्री का जो काउंसलिंग होगा 17 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक रहने वाला है और 30 अक्टूबर को लास्ट ज्वाइनिंग डेट होगी। इसके अलावा स्टेट वैकेंसी राउंड कॉलेज स्टेट की काउंसलिंग जो हुई अपने अकॉर्डिंग सीट, अगर सीटें वैकेंट रह जाती तो उसके अकॉर्डिंग वो डेट फिक्स करेंगे। फिर भी यहाँ पे मेंशन किया है थोड़ा बहुत कि काउंसलिंग सी एंड सीट अलॉटमेंट 6 नवंबर टू 22 नवंबर 2025। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 नवंबर। तो यहाँ पर दे रखा है, बाकी चीज़ें स्टेट खुद डिसाइड करेगी कि कौन से राउंड अब कराने हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर जितनी भी काउंसलिंग का प्रोसेस था वो सब कंप्लीट होने के बाद क्लासेस कब से स्टार्ट होगी उसकी बात करें तो यहाँ पर 1 नवंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 1 नवंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेसिंग है ना, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखने चाहिए, वो उस वीडियो में आप देख सकते हो जाके। अब हम बात करते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो आपको यूपीएस के ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन के लिए इस विंडो पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करने होंगे, नीट का स्कोर कार्ड, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपका आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं हुआ किसी भी कंडीशन में, जैसे कि यहाँ तो दो ऑप्शन है, आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं होता है तो फिर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासबुक से भी आप जो है काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आधार कार्ड से नहीं होता, जो अदर डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किया है उसी उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। अगर आधार कार्ड से नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस किया था वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अदर जो डॉक्यूमेंट था वो उनको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना है 20,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये। अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए 50,000 रुपये। इसके बाद आपके पास आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम वेरीफाइड में आ रहा है, वेरीफाइड विथ नॉट लिंक ऐसे भी आता है, दो तीन ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, या अनवेरीफाइड आता है। जिस भी स्टूडेंट का वेरीफाई नहीं हुआ है वो लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। इसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करेंगे। चॉइस लॉकिंग करने के बाद आपके पास नेक्स्ट डे आपका सीट अलॉटमेंट का जो टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा,
उसी टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट का प्रिंट निकाल लेना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रिंट निकाल लेना है, रजिस्ट्रेशन फीस की प्रिंट निकालना है, उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट की प्रिंट निकालना है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट निकालना है इसी वेबसाइट से जो निकलेगा। इसके बाद आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नोडल सेंटर में जाना है। नोडल सेंटर में जाने के बाद आपके पास फिर से एक वो आपके पास ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिसको जाकर कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। अलॉटेड कैंडिडेट अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। उसके बाद अपग्रेडेशन प्रोसेस अगर आप करना चाहो, अगर आपको वो कॉलेज से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते हो तो अपग्रेडेशन प्रोसेस भी करा सकते हो अपने कॉलेज में रहते हुए। बाकी नेक्स्ट जो ऊपर के जो कॉलेजेस आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रखे थे टॉप ऑर्डर के कॉलेजेस, उसमें अगर आपको चाहिए तो अपग्रेडेशन करा सकते हो। अगर अपग्रेड हो गया तो फिर आपको कोई दोबारा से नोडल सेंटर नहीं जाना है, डायरेक्टली आपको उसी कॉलेज में जाना है जहाँ पर जो भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि फिर भी बच्चे उसी कुछ अलॉटेड कॉलेज से भी अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो उस कंडीशन में वो रिसफलिंग करने के लिए भी जा सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में जाने से सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट करता है, फिर भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करते हैं, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस हम आपको समझाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस अपग्रेडेशन अगर हो जाता है तो अलॉटेड कैंडिडेट को अपग्रेडेड कॉलेज में जाना पड़ता है और रिपोर्टिंग करना पड़ता है, वहाँ जाके फीस सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं कि रिज़ाइन कैसे करना है, रिज़ाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है। त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि रेजिग्नेशन आपको कैसे करना है इसके प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में आप अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है और आप वो कॉलेज छोड़ना चाहते हो और तृतीय राउंड में मतलब कि थर्ड राउंड में आपको जाना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको 48 घंटा पहले जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसको उस कॉलेज में जाके आपको रेजिग्नेशन लेटर लिखना होता है। 48 घंटे मतलब 2 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा है, अगर आपका अलॉटमेंट 14 तारीख को आपका जो चॉइस फिलिंग है, थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है, उसका जो चॉइस फिलिंग होगा 14 तारीख 10 को ऐसा एग्जाम्पल दिया है। अगर 10 बजे हो रहा है, तो प्रारंभ होता है तो अभ्यर्थी को 12 तारीख को 2 दिन पहले जाना पड़ेगा इतने टाइम से और कॉलेज में जाके उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन लेटर लिखना पड़ेगा। वो कॉलेज आपको समस्त शुल्क जितनी भी ट्यूशन फीस है सारा फीस आपको लौटा देगा एक्सेप्ट 1,000 रुपये का छोड़कर। 1,000 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस है वो काट कर बाकी सारे अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट धनराशि सब कुछ वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा सेकेंड जो प्रोसेस होगा कॉलेज की तरफ से जो प्रधानाचार्य होंगे नोडल ऑफिसर्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को NIC के पोर्टल पर निर्धारित समय उसी टाइम पर अपलोड कर देगा और अपलोड करने के बाद त्यागपत्र मान्य होगा। अगर वो अपलोड नहीं करता है तो फिर त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि वो त्यागपत्र को अपलोड नहीं करते। इस कंडीशन में अभ्यर्थी द्वारा अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आयुष मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन करने के बाद अगर वो त्यागपत्र को सबमिट नहीं करता है NIC के पोर्टल पे तो इस कंडीशन में संस्था पर जो है विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के कॉलेज को टाइम से त्यागपत्र को अपलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो उसके उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और अभ्यर्थी को सीट आवंटन अलॉटमेंट एलोकेशन प्रवेश नहीं है, आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित कॉलेज को भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने के पश्चात ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात ही प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट का त्यागपत्र दे सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ, सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ और कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं किया तो आप त्यागपत्र रिजाइन नहीं कर सकते। कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करोगे तभी जाके आप रिजाइन कर सकते हो। अगर आपने रिपोर्टिंग ही नहीं किया तो रिजाइन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही चीज़ बताया गया। ये 3 कंडीशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे त्यागपत्र देने के लिए। तो इसी तरह का अपडेट आप अगर आप चाहते हो तो आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके जो भी नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग से रिलेटेड उसको आप देख सकते हो और जान सकते हो। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। और पेड काउंसलिंग के लिए आप हमसे ज्वाइन हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है उसको भी आप लेके आप अपना काउंसलिंग स्मूथली करवा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।